नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख्वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस आजादी को पाने के लिए जिस शख्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। गांधी जी के साथ इस संघर्ष में सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई महिलाएं भी थीं। गांधी जयंती के मौके पर आज हम उन मुस्लिम महिलाओं को याद करेंगे जिन्होंने न केवल आजादी के संघर्ष में हिस्सा लिया, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस अजमत सिद्दीकी, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज अशकर जी, जो कि इंडिया न्यूज स्ट्रीम की फाउंडिंग एडिटर हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे प्रोफेसर परवेज नाजिर, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से जुड़ेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगी अवधेश रानी बाबा, जो कि जानी मानी शिक्षाविद हैं, लेखिका हैं, वरिष्ठ स्कॉलर हैं। और अवधेश रानी बाबा जी ने काम किया है सबसे ज्यादा हैदराबाद की मुस्लिम महिलाओं पर। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर फिरदौस से। मैम, ये जानना चाहेंगे कि आज से लगभग 100 साल से भी ऊपर की बात हम कर रहे हैं, जबकि रूढ़िवादिता थी, बहुत सारी सामाजिक मान्यताएं थी, लेकिन उन सभी रूढ़िवादिताओं को छोड़कर, सामाजिक मान्यताएं जो थी उनको तोड़कर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बाहर निकली, जबकि माना जाता था कि वो बुर्के में रहती हैं, वो दहलीज पार नहीं करती, इस तरह की मान्यताएं थी। उस समय आजादी के संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना कितनी बड़ी बात थी? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और बहुत अच्छे से आपने खुद से डिफाइन कर दिया उन चीज़ों के, मुस्लिम वुमेन के कंट्रीब्यूशन को लेकर। क्योंकि जो हमारी तारीख अभी तक रही है, जो इतिहास रहा है, वो बहुत जेंडर न्यूट्रल रहा है। हम सबों को पता है कि तारीख में औरत कहीं ना कहीं इनविजिबल रही है, और ख़ासतौर से जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, किसी मूवमेंट की बात करते हैं, तो औरत के जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो बिल्कुल से ओवरलुक कर दिया जाता है, नज़रअंदाज, एक सिस्टमेटिकली उसको नज़रअंदाज किए जाने की एक परंपरा रही है सदियों से हमारी। ये सिर्फ मुस्लिम औरतों के लिए नहीं सही, ये दूसरी औरतों के लिए भी उतनी बड़ी कड़वी सच्चाई है। लेकिन इधर कुछ 20-30 साल से इस पर काफ़ी रिसर्च होने लगी, और जो मतलब कि मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके कंट्रीब्यूशन पर इतिहास को नीचे से देखने की जो परंपरा शुरू हुई थी, खासतौर से सबऑर्डिनेट स्टडीज को देखने के बाद, ये सारी चीज़ों के बाद, तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है मुस्लिम वीमेन की जो कंट्रीब्यूशन है उस पर बात करने के लिए, कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो स्वतंत्रता संग्राम पर जिस पर हम बात करते हैं, वो सिर्फ जीनत महल, हजरत महल, या जब हम इंडिपेंडेंस की फ्रीडम स्ट्रगल में बात करने लगते हैं 20th सेंचुरी में, तो अली ब्रदर्स की मदर अमानी बेगम, जिनको कि हम लोग भी अम्मा कहते हैं, गांधी जी की बहुत क्लोज एसोसिएट रही हैं, क्या सिर्फ यही औरतें थी? तो इस पर बहुत से जवाब आने लगे हैं, खुद ब खुद तारीफ के पन्ने अब खुलने लगे हैं कि जो इनविजिबिलिटी थी औरतों की, वो इनविजिबिलिटी कहीं ना कहीं खत्म हुई है। क्योंकि ये तारीफ वो देखने का एक एटीट्यूड रहा है कि हमारी पूरी हिस्ट्री जो है मर्दाना हिस्ट्री रही है, मर्दों की हिस्ट्री मर्दों के द्वारा मर्दों के लिए लिखी गई, तो उसको अब वीमेन हिस्टोरियन ने चैलेंज करना शुरू कर दिया। मेरा भी एक छोटा सा काम 1857 के रिवोल्ट पर रहा है कि मैंने देखने की कोशिश की कि क्या जो तारीख में सिर्फ जीनत महल और हजरत महल है, तो मुझे मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि कितने सारे म्यूटिनी 1857 के पेपर, म्यूटिनी पेपर जो नेशनल आर्काइव में रखे होते हैं, उस पर साइन करने वाली मैं पहली होती थी। यानी कि उन म्यूटिनी पेपर को अभी तक टच नहीं किया गया, या मुझसे पहले किसी ने टच किया था तो ज़हीर हुसैन जाफरी सर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उनका भी 1857 पे काम है। तो मुझे बहुत ही हैरत की बात है कि पोर्ट ब्लेयर के सारे पेपर अनटच्ड है, म्यूटिनी पेपर्स को वीमेन के पर्सपेक्टिव से, जेंडर पर्सपेक्टिव से नहीं दिया क्या क्या एट्रोसिटीज वीमेन पर हुई, क्योंकि 1857 कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट पूरी मुस्लिम सोसाइटी के लिए है। ये सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर कॉन्टेक्स्ट में एक मुस्लिम सोसाइटी का पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, फ्यूडल सिस्टम से वो न्यू सिस्टम में की तरफ वो मतलब वो एक उसके कदम बढ़ रहे हैं।
तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वीमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। हमने देखा कि किस तरीके से 1857 की क्रांति में, जो कि पहला स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें मुसलमान औरतों की बड़ी तादाद में, एक कोई भी क्रांति तब तक क्रांति जिसपे कि बहुत सारे हिस्टोरियन ने सवाल भी लगाया है कि 1857 को ना तो पहली है और ना तो स्वतंत्रता संग्राम है, ये म्यूटिनी है। बट मेरा ये कहना है कि कोई भी आंदोलन तब तक क्रांति नहीं हो सकती जब तक उसमें जो समाज का तमाम तबका उसमें ना पार्टिसिपेट किया। वो सारे एलिमेंट 1857 यस उसमें सारे एलिमेंट थे। एक प्रोसिक्यूट, एक जो कोर्टिजन थी, अपने मतलब कि बदल को छोड़कर वो रोड पर आ गई। औरतों ने खाना बनाना छोड़ के रोटियां बनाना इसलिए शुरू कर दी कि रोटी को हम घर घर बेचकर लुटने के लिए लोगों को तैयार करेंगे। मैं खुद इलाहाबाद की हूँ और इलाहाबाद की लोकल हिस्ट्री पर भी मैंने कुछ थोड़ा सा चीजों को कलेक्ट किया कि मौलवी लियाकत अली के नाम को सब लोग जानते हैं। 1857 में उन्होंने इलाहाबाद से रिप्रेजेंट किया था, बट उनकी बेटी हाजरा बेगम बहुत कम लोग उनको जानते हैं कि हाजरा बेगम ने वो मतलब वो उन्होंने बहुत मतलब एक मुहिम छेड़ दी थी। रोटी और कमल उस वक्त सिंबल था। रोटी और कमल अगर घर घर जाता था इसके मतलब सब तो क्रांति कर दो। तो उन्होंने रोटी बनानी शुरू की और लोगों को, लड़कियों को उसके लिए रिक्रूट किया कि आप लोग जा जाकर पास के गांव में हर जगह ही करेंगे। तो औरतों का जो कंट्रीब्यूशन है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, जो ओवरलुक। उसी तरीके से रामपुर की औरतों के लिए मुबारक शाह ने अपने मेमोयर में भी लिखा कि रामपुर की औरतें जब ये मुस्लिम जो भी इधर के इंडियन सोल्जर थे जब वो बैक फुट पर जाने लगे, उनको लगा कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो औरतें घरों से बाहर निकल आए, वहाँ की पठान औरतें। उन्होंने कहा कि जाइए घर में चूड़ियां पहन के बैठ जाइए, हम तो करेंगे और हम पीछे हटने वाले नहीं। तो उन्होंने गोले बारूद वो सब भरने शुरू कर दी। और हबीबा और ये जमीला मेरठ, फरुखाबाद की एक और थी, क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल हूँ, कि 12 साल उस औरत को स्ट्रगल करना पड़ा। 1857 के रिवोल्ट में उसके हस्बैंड फौलाद खां को शहीद हुए, उनके फादर इन लॉ शहीद हुए, उसके बच्चे को कोई छीन ले गया। वो से 12 साल को अपने बच्चे को पाने के लिए उस औरत ने स्ट्रगल किया। फिर बाद में वो फरुखाबाद शिफ्ट हो गई क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो मुगल कोटियर फौलाद खां थे। इस तरीके से एक आम नजरिए से तारीख को अभी देखी नहीं गई। अब आप लोगों ने भी इस पे चर्चा शुरू की है, बहुत से लोग अब करने लगे हैं। कोर्टिजन्स के काम बड़े इंपॉर्टेंट सामने आ रहे हैं कि जो तवायफ, जो कि हमारे यहाँ सदियों से तवायफ कल्चर रहा है, वो कल्चर में इनबिल्ड रहा है। तो वो क्या वजह थी कि तमाम तवायफों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और ये बताएंगे कि जो सेंसस रिपोर्ट है, सेंसस रिपोर्ट में तमाम तवायफों को मुस्लिम कम्युनिटी के अंडर रजिस्टर्ड किया गया। यानी कि इस्लाम वो स्पेस प्रोवाइड करता है कि क्योंकि उसमें वो सिस्टमेटिकली मुस्लिम वीमेन पर बहुत सारे डेरोगेटरी उनके रिमार्क्स हैं कि ऑल लूज कैरेक्टर इन हिंदू वीमेन यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। यानी कि इस्लाम एक स्पेस प्रोवाइड करता है कि तमाम लूज कैरेक्टर जो है वो वहाँ पर आकर कर ले। बात ये नहीं कि बात यहाँ पर और भी बहुत सारे वजूहात थे जिसकी वजह से तवायफ को एक रजिस्टर्ड कैटेगरी में रखा गया। मुस्लिम कैटेगरी के पीछे रखने के पीछे उनके बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज थे क्योंकि तवायफ जो थी वो बिग लैंड होल्डर थी, फ्यूडल क्लास से बिलोंग करती थी और उनकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करना था, उनकी प्रॉपर्टी को टैक्स के दायरे में लाना था। इस वजह से उनको ये आसान था उनको मुस्लिम कैटेगरी, क्योंकि मुस्लिम वीमेन उस वक्त अकेली और कम्युनिटी थी जिनको की प्रॉपर्टी पर लीगली राइट था। तो इस तरीके से उनके लिए इजी था टैक्स की वसूली। नंबर 2 ये भी था कि जो उनके आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे होते हैं क्योंकि वो बिग प्रॉपर्टी की, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी की ओनर होती थी, तो उसमें किसी तरीके की परेशानी ना हो क्योंकि अब सब कुछ रजिस्टर्ड होगा, रजिस्ट्री के थ्रू होगा। तो इस्लाम में मैटरनिटी राइट को एक्नॉलेज किया है। एक चाइल्ड जो आउट ऑफ वेडलॉक है और उसको उसकी पैटर्निटी को क्लेम कर सकता, हालांकि आज के तो वो भी कर सकता है डीएनए टेस्ट और बट एटलीस्ट उसको पता है। दो रीजन, बहुत बड़े रीजन थे कि बड़ी तादाद में जो तवायफ थी वो मुस्लिम कम्युनिटी से थी और वो सब भी बड़े, उन सबों का भी बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है क्योंकि 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद सबसे जो हाई हैंडनेस हैंड जो ब्रिटिश में पड़े दो लोगों कम्युनिटी को, एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर और दूसरा तवायफों के ऊपर पड़ा था। उनकी प्रॉपर्टी को सीज की गई इसके और बहुत सारे ऐसे मतलब कि रूल्स रेगुलेशन उनको इम्प्लीमेंट किए गए जिससे कि वो प्रॉपर्टी से बेदखल की जा सके। उनको पनिशमेंट के तौर पर काला पानी दिया गया। पोर्ट ब्लेयर के आप रिकॉर्ड्स, मीटिंग पेपर्स के रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें बड़ी तादाद में आम औरतों के नाम मिलते हैं। अगर उनका पार्टिसिपेशन नहीं था तो वो क्यों वहाँ आ गई? पोर्ट ब्लेयर, काला पानी को क्यों किया गया? तो इस तरीके से ये तारीख बड़ी है, बस हमें देखने की जरूरत है।
లైబ్రరీ పిల్లల ఒకసారి ఆఫ్ చేస్తే మరి कि हम उसको देखें నాకు మీటింగ్ ఉంది నేను లేకుంటే వస్తుంది కింద इसकी एनालिसिस होनी चाहिए, जेंडर पर्सपेक्टिव से एनालिसिस होनी चाहिए। हमारा जो मूवमेंट है वो बहुत जेंडर जी। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश रानी बाबा जी भी जुड़ी हुई हैं, जानी मानी शिक्षाविद हैं, वरिष्ठ स्कॉलर हैं, लेखिका हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि उस दौर में महिलाओं का बाहर निकलना, वो भी एक खास कम्युनिटी की महिलाओं का बाहर निकलना, क्या किसी तरह का सामाजिक विरोध का भी सामना उनको करना पड़ा? हाँ देखिए, एक हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी और 1857 में जो गदर हुआ इसमें इसके अवाम ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि ये रियासत जो है अंग्रेजों की बड़ी करीब थी। अब चुनाचे मौलवी अलाउद्दीन हैदर इमाम जो इमाम मक्का मस्जिद थे वो अंडमान के पहले कैदी थे। अब ये सोच इससे अंदाजा हो जाता है कि अवाम में एक शऊर बेदार हो गया था। सालार जंग अव्वल ने घूरनाथ चट्टोपाध्याय को हैदराबाद बुलाया ताकि यहाँ का निज़ाम तालीम बेहतर हो। मैं आपको इसका ये इसलिए दे रही हूँ कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा कि हैदराबाद स्टेट में क्या हो रहा था। तो ये जो है यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी जब मादरी ज़बान में बनी तो ये तय हुआ कि औरतों को बहुत पढ़ाना चाहिए। तो इसकी पहली कॉलेज की प्रिंसिपल जो है वो लूलू बेगम नाम की खातून आई। यहाँ पर्दा सिस्टम था ज़रूर, लेकिन आज की तरह पर्दे के लिए लोग चिल्लाते नहीं थे। कभी औरतें, हिंदू औरतें भी पर्दा करती थी, मुस्लिम औरतें भी पर्दा करती थी, तो पर्दा कोई ज्यादा बड़ी हिंड्रेंस नहीं था यहाँ पर। और मैं आपको कुछ यहाँ की जो मुस्लिम औरतें थी जिन्होंने आज़ादी से पहले और बहुत काम किया है, तो एक थी सोहरा हुमायूं मिर्जा। ये डॉक्टर सरोजनी नायडू की बहुत करीबी दोस्त थी और इन्होंने पहली बार ओपनली, अब जो उनका पर्दा था उन्होंने कहा कि औरत को पर्दे की जरूरत नहीं है, निकाल फेंका उन्होंने पर्दा। ये 1937 की बात है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों में पर्दे का जो सेंस है वो डिफरेंट हो गया था कि आप निकाब डाल के नहीं फिरिए, लेकिन आप अपना जहन रखते सकती हैं कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो इन्होंने यहाँ पर एक स्कूल खोला है जिसको इन्होंने सफदरिया स्कूल का नाम दिया अपने दादा के नाम पर। इस स्कूल में उन्होंने उन बच्चों को बुलाया जो घर में काम करने वाली औरतें थीं, जैसे मामाएं हैं या फिर बहुत ही कम उससे माशी तौर पर पिछली जाति की औरतें थीं, मुस्लिम थी, उनको जो है उन्होंने यहाँ पर पढ़ने के लिए लाया। तो आज इस स्कूल की ये है कि यहाँ से जो है कई डॉक्टर्स निकले हैं और ये उर्दू मीडियम का स्कूल अभी भी चलता है और कई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और आपको सुन के ताज्जुब हो गया 2 पायलट लड़कियां भी हैं इसमें, हैदराबाद से चली हैं। तो ये सोहरा हुमायूं मिर्जा का कारनामा था जो आज तक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये टूट गया है। और एक मैं आपको बताऊंगी, हैदराबाद में जो मशहूर खातून थी उनका नाम था जमाल-उन-निसा बाजी। इनको पूरा हैदराबाद बाजी के नाम से जानता था। बाजी का मतलब आप लोग जानते हैं, बाजी का मतलब बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन को बाजी कहते हैं। तो ये बाजी किसी जहाँ चाहे जा सकती थी, इतना उनका लोगों में प्यार था उनके लिए। और इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली थी जो ऐसी औरतों के लिए था जो बेवा हो गई हो या हस्बैंड ने घर से निकाल दिया हो। ये तो होता है ना, यानी सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में भी होता। तो वो उन औरतों के बच्चों को लाकर ये पढ़ाती थी और जो औरतें रहती थी उनको काम सिखाती थी, जैसे स्वेटर बुनना है, मशीन पे सीना है और कागज के फूल बनाना है। जमाने में आपको प्लास्टिक के फूल नहीं मिलते थे, कागज के फूल बनाते थे, लोग घर सजाने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो वो करती थी। ये जो बाजी थी, ये बाजी मौलाना हजरत मोहानी की भतीजी थी। वैसे ये यूपी से यहाँ आके बस गई थी और फिर ये हैदराबादी को इन्होंने अपना वतन समझ लिया था और कभी तो हैदराबाद में सारे लोग इनको बाजी के नाम से जानते थे। अब आपको एक और ये है, ये सिलसिला इतना वसी चला कि इन्होंने तकरीबन कोई 250-300 औरतों को एट ए टाइम काम दिलाया।
देखिए, ये जो हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना है या वेमेन एम्पावरमेंट है, ये पहले भी किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आज हम आत्मनिर्भर तो बना ही नहीं रहे हैं। हम तो अब जो खबरें आती हैं उसको देखकर तो अफ़सोस होता है। ये औरतें काम करती थी, इनका सामान जाता था बाहर और इतनी हाँ, अब ये उसके बाद में जो है गवर्नमेंट में कुछ साहिबान ऐसे आ गए, जिनको औरतों से कुछ चिढ़ थी। पता नहीं, वो समझते शायद कि हम अम्मा से नहीं पैदा हुए बल्कि। तो वो साहब हजरात ने इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद करवा दी। इसलिए बंद करवा दी कि उसका जो ग्रांट देती थी गवर्नमेंट, वो ख़त्म कर दिया। तो वो बेचारी उसको वो नहीं कर सकी। अब सोचिए, यानी 90 साल की औरत ये काम करे और उसमें भटक जाए। तो खैर इनका इंतकाल हो गया 2007 अक्टूबर 7 अक्टूबर 2012 में। उसके बाद ये बिल्कुल ही बंद हो गया, कोई काम और नहीं रहा। लेकिन इन्हीं के एक रिश्तेदार और जो आपके सुभाष चंद्र बोस के भतीजे की बीवी है, उनका वो है, उनका नाम है सुरैया आपा। अब आपको जो इनके साथ अटैचमेंट है ना, बाजी आपा, इससे अंदाजा होता है कि आपको कितने लोग इनको जानते थे और कितना ये काम करती थी। तो सुरैया आपा का बहुत बड़ा एक मदरसा चलता है, सफरानी हाई स्कूल। सफरानी साहब जो है वो सुभाष चंद्र बोस के वो आदमी थे जिन्होंने उनको आखिरी बार देखा था, और वो हैदराबाद के थे। और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सलाम का जो दिया था, जय हिंद, वो उन्होंने ही दिया था। अब सुरैया आपा यहाँ पर तकरीबन 200 वीडियोस मैंने मतलब परेशान हाल औरतों को, उनके बच्चों को तो स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन जो वो है आपका उनका जो सेंटर चलता है, उसमें कारपेट वीविंग से लेकर कई तरह की जो है तेलंगाना में और आंध्रा में साड़ियाँ बुनी जाती हैं, कपड़ा बुना जाता है, उन सबको वहाँ पर आपको मिल जाएगा वहाँ पर। और कलमकारी, ये तमाम जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको वहाँ पर है, और काफ़ी उसका चर्चा होता है। लोग आज जब भी आते हैं कोई बाहर से, तो हम लोग उनको वहीं ले जाते हैं सुरैया आपा के पास, ताकि वो बाहर जाए और हमारा नाम हो। तो ये सुरैया आपा ने ये काम किया। और इसमें अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, औरतों को जो बहुत खूबसूरत खातून थी ये, इनको जो है प्यार से सब कहते थे जहरा खाला। जहरा खाला हफ्ते में 2 बार या 3 बार किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चली जाती थी, और वहां पर ये देखती थी कि किस गरीब को खाना नहीं मिला है। ये अपने घर से कुछ अच्छा खाना बनाकर ले जाकर उनको खिलाती थी। देखिए, ये जो है, जो काम बहुत कुछ नहीं कर सकती थी, इस तरह से वो करती थी जहरा खाला। सबको जहरा खाला की याद बहुत आती है आज भी। और ये हाँ, और मैंने आपको जमालुन्निसा बाजी के बारे में बताया है, और मैम आपसे हम ये जानना और चाहेंगे कि आज चूंकि हम गांधी जयंती के मौके पर बात कर रहे हैं, तो हम उन महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, उन मुस्लिम महिलाओं की भी बात कर रहे हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ जो है वो इस संघर्ष में हिस्सा लिया है, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, और बाद में जाके आधुनिक भारत के निर्माण में भी हिस्सा लिया। यदि आप उनमें से भी कुछ का जिक्र कर सके तो शायद हमारे दर्शकों के लिए ये एक बहुत अच्छा, मुझे ये तो पता नहीं है, लेकिन गांधी जी के साथ कौन मुस्लिम खवातीन थी, होगी जरूर, क्योंकि गांधी जी तो ऐसे आदमी नहीं थे जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का सोचे, उनके साथ होंगी, लेकिन मुझे उस पर ज्यादा इल्म नहीं है। लेकिन एक मैं आपको बताऊंगी कि 1857 का भी आप जिक्र कर रही थी कि उसमें तवाइफीन में हिस्सा लिया, तो एक खातून बहुत मशहूर थी, वो थी अजीजन बाई। उन्होंने तवाइफीन का ब्रिगेड बनाया था और काफी लड़ाई की थी। बाद में उनका पता नहीं लगा कि कहाँ गई। अच्छा, दूसरी जो खातून थी, वो एक जिनका मैं जिक्र करना पसंद करूंगी, वो थी गीता भाभी। वो थी बरवा साहब की बीवी, उनका नाम था रामचंद्र बरवा। वो भगत चंद सिंह के साथियों में थे वो लोग, और उन्होंने बहुत काम किया। और जब सब मर गए, तमाम लोग खत्म हो गए थे, भगत सिंह की जो गदर पार्टी के साथ थे, सबको फांसी हो गई या मर गए, तो उन्होंने आखिरी बार गोली चलाकर एक अंग्रेज को मारा। और बाद में उन्होंने कहा कि अंग्रेज को किसी को मारने से कोई हुकूमत नहीं जाती है,
और उन्होंने कहा कि हमको अपने तौर पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो उनको जेल हो गई थी आज़ादी के, जब जेल में दूसरे कैदियों को छोड़ा गया था उसमें वो भी शामिल थी, और उन्होंने लखनऊ में एक एकेडमी बनाई। वो एकेडमी का ये था कि बच्चों को तालीम देनी चाहिए। वो खुद टीचर थी, भगवती चरण बर्मा ने उनको पढ़ाया था असल में। उनकी शादी बहुत कम उम्री में हो गई थी, फिर वो बहुत ये एक खातून है। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत थे, यानी वो जासूसी का भी काम करती थी। मुझे अब उनके एक एक के नाम तो याद नहीं आ रहे हैं। बहुत यानी एक थी, उनका नाम था, नहीं बहुत नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सी सुभाष चंद्र बोस के साथ दो खवातीन थी। एक तो जो है वो नर्स के तौर पे उनके शामिल हुई थी, और अपना पूरा जेवर कपड़ा वगैरह सब जो उनकी शादी के लिए रखा गया था उन्हें सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। जी। तो इन्हें देखिए, और तो ये हर तरह से हिस्सा लिए हैं। अपने शौहर को जब बाहर भेजी है, अपने भाई को जब बाहर भेजी है, तो वो भी उनका हिस्सा है। उन्होंने अपना घर संभाला है, तब वो अपने शौहर को। तो औरतें जो है हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और तो मशहूर है कि अगर औरत किसी के साथ होती है तभी मर्द की बड़ाई होती है, वरना मर्द बड़ा नहीं बनता है। अब आजकल पता नहीं है हमारे पास जो हालत है। जी बिल्कुल बनकर तो खत्म हो। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दुनिया के जो बड़े बड़े शासक जो हैं, आखिर उनकी परवरिश भी उनकी माँ ने की है। अगर वो इतने बड़े शासक बने तो वो शायद अपनी माँ की वजह से बने। हमारी एक उस्ताद थी डॉक्टर जीनत साजिदा, वो छोटे छोटे बच्चों को जो मोहल्ले में रहते ना उनको पढ़ाती थी। जब उनको पेंशन मिल गई थी तो वो बच्चों को पढ़ाती थी। तो उनसे किसी ने मजाक में कहा कि देखो भाई, औरत रसूल नहीं हुई, यानी पैगंबर का दर्जा औरत को नहीं मिला। तो उन्होंने फौरन कहा था, हाँ रसूल नहीं भी, पैगंबर नहीं भी, लेकिन हर पैगंबर और रसूल को उसने पैदा किया है। तो औरत ये होती है, इसका मतलब है। अब आप जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं नाज अशकर जी भी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। नाज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मुस्लिम महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर आधुनिक भारत के निर्माण में हिस्सा लिया है, आप जरा हमें उनके बारे में अगर कुछ प्रकाश डालें। जी, फिरदौस साहबा ने और अवधेश बाबा जी ने काफ़ी कुछ बताया कि आज़ादी से पहले औरतों का क्या कंट्रीब्यूशन था। और यहाँ पे मैं थोड़ी बात करना चाहूँ कि इमीडिएटली आज़ादी के बाद फिर औरतों ने जो कौम का जो रिकंस्ट्रक्शन है, चाहे हिंदी में जो आप कहते हैं कि पुनर्निर्माण, उसमें कैसे अपने बैरियर्स को क्रॉस किया, अपने जो आगे उनके बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, उनको तोड़ी। तो चूंकि मेरा ताल्लुक वैसे लखनऊ से ओरिजिनली और अवध इलाके से है, तो मैं बताना चाहूँगी कि आज़ादी के दौरान लखनऊ में मिसाल के तौर पे फिरंगी महल एक बहुत बड़ा गढ़ था आज़ादी का, जहाँ जाके गांधी जी भी ठहरे थे, और वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना करती थी कि कैसे फेस किया जाए। खासकर खिलाफत के दौरान जो फिरंगी महल के उलमा थे, उनसे गांधी जी का काफ़ी तालमेल रहा। तो फिरंगी महल एक बहुत बड़ा मुस्लिम एजुकेशन का, इस्लामिक एजुकेशन का उस ज़माने में गढ़ था। लेकिन जाहिर है पहले होता था कि जहाँ तक औरतों का ताल्लुक था, तो औरतें तो पर्दे में रहती थी, मुश्किल से उनका एक घर से दूसरे घर क्रॉस होना भी मुश्किल था। लेकिन आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ चैलेंज था। एक तो जो उनके काफ़ी पढ़ी लिखी जो इंटेलिजेंसिया थी वो पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन उसके बाद जो लोग यहाँ रह गए अपनी चॉइस से रह गए। तो उन्होंने आज़ादी के बाद के फिर जो अपने जो इंडिया था उसके फ्यूचर के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और किसी से कम नहीं रहे, जबकि उनका ये कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि अंडर स्टेटेड रहता है। आपको मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, उस ज़माने में इमीडिएटली आज़ादी के बाद फिरंगी महल जैसे से खदीजा अंसारी भी उठी, जो उन्होंने शायद फिरदौस साहबा, चूँकि बीबी से इनका इन्होंने स्टडीज़ की है, वो उन्होंने उस ज़माने में उस बुर्क़े को एक तो खैर बात किया, फिर उस ज़माने की इमीडिएटली वहाँ पे उस वक़्त काफ़ी जो लेफ्ट पॉलिटिक्स है उसमें हिस्सा लिया, और ऐसे घराने से उठ के उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज भी की।
उस जमाने में, ऐसे ऐसे फिरंगी महल जैसे उस जमाने में उठ के। तो इसका मतलब था कि उनके अंदर कहीं न कहीं का उनकी करे जो कहीं न कहीं उनकी फैमिली का भी थोड़ा बहुत साथ था उनके साथ। जी। तो खुद मैं अपनी मिसाल अपने घर की बता रही हूँ कि हमारा ननिहाल रुदौली कस्बा है, वहाँ है। तो जब आज़ादी के बाद ये हुआ कि भई मेरी मदर बताती हैं कि जब हमने कहा कि भई हम वीमेन स्कूल को एजुकेशन तो छोड़िए, वीमेन स्कूल में इस वक्त के जो मुस्लिम ट्रेडिशनल या जमींदार ट्रेडिशनल घराने थे, वो भी बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, अपने साथ बहुत ही आज़ादी की बात समझी जाती थी कि स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो जब हमारी मदर बताती, जब हमने एडमिशन की, उसमें स्कूल की बात की गई उनके, वो सबसे बड़ी थी भाई बहनों में, तो उस वक्त कुछ फैमिली मेंबर्स ने कहा कि अरे भाई मतलब इस घराने की लड़की वहाँ जाके मतलब बुर्का ओढ़ के सड़क पे निकल के जाके स्कूल, शी विल वॉक अप टू द स्कूल और वहाँ करेंगी। लेकिन उन्होंने उन लोगों ने सबने रेजिस्ट किया और अपनी तालीम फिर उन्होंने एडमिशन लिया और मुकम्मल की। और पहले ये होता था वहाँ पे ये रवाज की बुर्के पे आप पैदल नहीं, वो रिक्शे होते थे। तो उसके बाद हमारी एक खाला है, उन्होंने इसको फिर बाद में रेजिस्ट किया कि मैंने अगर रिक्शे वाला नहीं आया तो क्या लड़की स्कूल नहीं जाएगी। तो बुर्का ओढ़ के सड़क पे पैदल चलना भी बहुत बड़ी आज़ादी की बात मानी जाती थी। तो उन्होंने उसको रेजिस्ट किया और उन्होंने कहा नहीं, आज से रिक्शा नहीं है और हम उसके सहारे नहीं बैठेंगे, हम छोटी सी डिस्टेंस वॉक करके जा सकते हैं बुर्के में ही सही। तो बुर्के में रह के भी औरतों ने काफ़ी कुछ आज़ादी के शुरू में काम किया। ठीक है, धीरे धीरे बुर्के का चलन ख़त्म हुआ और औरतें जो है वो फिर डिफरेंट फील्ड्स में निकलने लगी। आज की जो मुसलमान औरतें हैं, मुझे लगता है कोई घराना, शायद ही कोई बहुत ही 1-2% ऐसा घराना हो कि जहाँ के लोग मुस्लिम, चाहे वो बुर्का ओढ़ती हूँ या हिजाब करती हूँ, लेकिन वो तालीम हासिल कर रही हैं। पर्सनली आई एम अगेंस्ट हिजाब, वो इज डिफरेंट मैटर। लेकिन बहरहाल अब जिनके घराने में है, लेकिन वो हिजाब उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आ रहा है, वो आगे बढ़ना चाहती है, वो भी निकलना चाहती है। और मैंने देखा है कि वो हर फील्ड, पहले होती ट्रेडिशनल फील्ड की, सिर्फ टीचिंग में जाना है भाई, औरतों के लिए यही है कि टीचिंग में जाओ। लेकिन मैंने देखा इवन हिजाब वाली लड़कियां भी आज पायलट भी बनना चाह रही हैं, वो इंजीनियर बनना चाह रही, डॉक्टर भी बनना चाह रही। बहुत कुछ बदलाव आने की जरूरत है, अभी भी मेंटेलिटी बहुत चेंज करने की जरूरत है, लेकिन बहुत कुछ मेंटेलिटी जो है वो चेंज हुई है, माइंडसेट चेंज हो रही है, सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर फिरदौस, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम आज़ादी के संघर्ष की बात करें तो उस समय बहुत सी ऐसी महिलाएं भी थी जो बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखती थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती थी, लेकिन उन्होंने उन सब का त्याग करके और इसमें हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसी बहुत ही मुस्लिम महिलाएं रही हैं, आप उनके बारे में यदि हमें बताएं। जी हाँ, मैं सोच रही थी कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं तो उसके फिर नेक्स्ट क्या मुझे बोलना होगा। जैसे कि मैडम अखिलेश मैम ने भी यहाँ से हैदराबाद की मुस्लिम औरतों के कंट्रीब्यूशन पे बात की, और अभी उन्होंने एक मुझे पॉइंट भी दे दिया, मुझे याद आ गया जब उन्होंने बेगम लाइक वो भतीजी हसरत मोहानी साहब की भतीजी का जिक्र किया, तो मुझे उस पर याद आ गया कि मौलाना हसरत मोहानी साहब की वाइफ निशातुन निसा, बेगम निशातुन निसा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और वो गांधी जी की बड़ी क्लोज एसोसिएट में रही है। 1917-1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन रहा उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये जो फॉरेन गुड्स का, जो बाइकआउट का, इन सब में औरतों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। मर्द हजरात ने कुछ नहीं किया हुआ, सारी जहाँ पर मेहनत का काम होता है वहाँ औरतों को आगे कर देते थे, बाद में क्रेडिट सारा, क्योंकि वो लीडर थे भाई, लीडरशिप थी उनके हाथ में, क्रेडिट उनके हाथ में था। अदरवाइज जो भी फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करें तो जो भी पिक पॉकेटिंग, जो मूवमेंट को लॉन्च करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्लानिंग करना, वो सारी चीजें औरतें करती थी। इसमें हिंदू और मुस्लिम औरतें दोनों शाने बिशाने लगी और ये बहुत बड़ा खतरा बन गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इसलिए जेंडर इश्यूज के नाम पर उनको बहुत तोड़ने की उस वक्त कोशिश की गई थी। लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस और दूसरे मतलब कि जो मुस्लिम भी उलेमा थे और जो कांग्रेस से जुड़े, उन लोगों ने भी बहुत सख्ती से कि अभी हमारे लिए वीमेन इश्यूज इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हमारे लिए इंडिपेंडेंस इम्पोर्टेंट है, अभी हमारे लिए जो ये बाहरी हुकूमत है
उनसे आज़ादी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो निशातुन निसा बेगम एक बड़ी इम्पोर्टेंट थी। दूसरा जो हम लोग अभी जिनका जिक्र नहीं कर पाए हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगी कि अली ब्रदर्स बड़े फेमस थे और गांधी जी के मतलब कि बड़े करीबी थे, और उन्होंने जो खिलाफत मूवमेंट किया लॉन्च किया था, खिलाफत, जब वो जेल चले गए तो उनके पीछे उनकी माँ अमानी बेगम, जिनकी बी अम्मा के नाम से वो जाने जाते हैं, बड़ी पॉपुलर है बी अम्मा का नाम। और गांधी जी से उनका इतना अफेक्शन था, तो गांधी जी उनको इतना, उनके दिल में इतना रिगार्ड था, उनको अम्मी जान कहते थे। और उनके जितने भी जानने वाले मतलब गांधी जी के साथ थे, वो सारे उनको अम्मी जान कहते थे। और बी अम्मा जो थी वो अमरोहा की पठान फैमिली से थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी घर से बाहर, दहलीज के बाहर कदम नहीं रखा था। लेकिन जब उनके बेटे जेल चले गए तो उनको उनके कंधों में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि बेटे के काम को वो कैसे आगे कर पाए। तब उन्होंने सारी औरतों को, वहाँ की जो लोकल औरतें थी, उनको मोबिलाइज किया। 1917 में उन्होंने गांधी जी के साथ किसी प्लेटफॉर्म भी शेयर किया। और ये बहुत बड़ी बात थी 1917 में, पर्दा नशीन, जो अभी मैडम ने भी कहा कि पर्दा तो एक कॉमन चीज थी ना, वो हमारे कल्चर का एक पार्ट था। वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइडेड पर्दा नहीं था, पर्दे का तरीका अलग था। एक नकाब ओढ़ रही थी, दूसरी घूंघट कर रही थी, बट पर्दा दोनों सोसाइटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बी अम्मा ने पर्दा को डिस्कार्ड करके, नकाब को हटाकर, और वो मंच पर आ गई और उन्होंने पूरे मतलब कि जो भी वहां पर लोग थे और उनको एड्रेस किया, उनको मतलब एक तरह से उनको इनकरेज किया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए, हम सबों की जिम्मेदारियां, कुर्बानियां दो, कुछ भी करो, बट हमें लड़ना है। विदेशी हुकूमत को किसी भी तरीके से हमें बाहर निकालना। इसके लिए उनको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज करने की भी कोशिश की कि वो औरत होकर और इस तरीके से खुला चेहरा लेकर सामने आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं किससे शर्माऊंगी, किससे मैं पर्दा करूंगी। यहाँ तो कोई मेरे बेटा जैसा है, कोई मेरा कुछ है, मतलब मेरी ये उम्र हो गई, मेरी उम्र देखिए और ये हालात देखिए, और हालात जब खराब हो तो मतलब इजाजत है, तो विद इन इस्लामिक फ्रेमवर्क हमें इजाजत है कि हम बाहर आ जाएं और पर्दे को भी डिस्कार्ड। तो बी अम्मा का उस वक्त का आर्गुमेंट। दूसरा उनका बड़ा एक और जो इनकी एक दलील थी जो बहुत ही मतलब कि इधर भी जब कुछ साल पहले कोई रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने कोट किया था कि किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको शायद ये प्रपोजल दिया था कि अगर आपके बेटे सरेंडर कर दे तो उनको माफ कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटों का गला घोट दूंगी, अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं अपने बेटों को गला घोट दूंगी। मुझे इससे बेटे से बेहतर मैं बिना बेटे को पसंद करूंगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त करूंगी कि मेरे बेटे सिर झुका ले इस तरीके से। तो ये जज्बा था औरतों का। किसी और एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग गांधी जी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम गांधी जी के साथ जो बिल्कुल उनका रेहाना तैयब जी भी उनके साथ काफी मैं थोड़ा 1857 पे जरूर भटक गई थी, तो मुझे अभी लगा क्योंकि मैडम नाज मैडम ने लखनऊ के पर्सपेक्टिव में बात की, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। फिरंगी महल को बहुत अच्छा जिक्र इन्होंने किया कि फिरंगी महल और ये जो देवबंद है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, जितने प्रोग्रेसिव फॉरेन एजुकेटेड थे वो मुस्लिम लीग में गए, जितने उलेमा थे, जितने अपने को मतलब मुस्लिम लाइक उनके लिए मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम शरीयत वो इम्पोर्टेंट थी, वो सब कांग्रेस के साथ जुड़े थे। वो फ्रीडम इंडिपेंडेंस के हामी थे, वो टू नेशन थ्योरी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। फिरंगी महल और देवबंद का बार बार इस इशू पर आता है। तीसरी जो जिन खातून का हम नाम लेना चाहते हैं वो अमानतुन निसा, वो भी बहुत इनविजिबल कैरेक्टर लाइक वो फिगर रही है हिस्ट्री में। मतलब इवन हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे, कभी हिस्ट्री को हम लोगों ने जेंडर पर्सपेक्टिव से नहीं किया। मास्टर्स कर लिया, कोई भी ऐसा पेपर नहीं था जो वुमेन स्पेसिफिक हम लोग को पढ़ाया जाता। हाँ, एक सरसरी तौर से वेगली जो जिक्र आ जाता है वो चीज़ देख लेते, लेकिन जब अपनी रिसर्च के दौरान उन सब में बहुत सारी औरतें आई, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन था 19th सेंचुरी तक 20th सेंचुरी पर हम कम काम किए, लेकिन थोड़ा बहुत जो मिला। अमानतुन निसा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है, पंजाब से फ्यूडल बैकग्राउंड उनका था और काफी अच्छे खानदान से थी। उनके फादर, उनके ब्रदर सब गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे खिलाफत मूवमेंट के। 1910 में शायद वो पैदा हुई थी। तो अमानतुन निसा गांधी जी की सेवाग्राम और उनके जो आश्रम में वहाँ पर रही, और उसमें जो भी चीजें जो स्वदेशी चीजों की बनने की जो उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब 1947 में, क्योंकि 1940s बड़ा डिस्टर्बिंग पीरियड भी रहा, 1940s वो पीरियड रहा जब आइडेंटिटी इशू अपने पीक पर थी, मतलब टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान की डिमांड और वो सब। उस वक्त एक मुस्लिम औरत बड़ी रिजिडली, बड़ी स्ट्रांगली खड़ी है कम्युनल
सेक्सुअल हार्मोनी को लेकर, उस डिमांड को लेकर वो कलकत्ता गई, वहां पर गई, नुआ खोली का दंगे हो रहे थे और वो धरने पर बैठ गई, मतलब कि वो आमरण अनशन पर 21 दिन का उन्होंने फास्टिंग किया, आमरण अनशन किया। और गांधी जी भी वहाँ पर थे उस वक्त। उन्होंने कहा मैं तब तक अपने मतलब ये जो मैंने व्रत लिया है इसको तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस की रंजिशों को खत्म करके तो उसमें ना आ जाए। फिर खुद गांधी जी ने उनका व्रत जो वो जो उनकी फास्टिंग थी उसको जूस पिलाकर उसको तोड़ा। बहुत सारी पिक्चर्स भी उसकी आर्काइव में अभी हाल में मेरे म्यूजियम से मैं भी उसकी एक पिक्चर लाई हूँ अभी दिखाने के लिए, तो वो व्रत को तोड़ते हुए गांधी जी के साथ। तो ये सारे बड़े इम्पोर्टेंट ये औरतें रही। और बस मुश्किल ये रही है क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री जो है औरतों के नजरिए से डॉक्यूमेंट नहीं की। ये सब अभी रिसेंटली ये सब चल रहा है ट्रेंड, बहुत सी चीजें हमें सोशल मीडिया के थ्रू उसके थ्रू एक और भी जी बिल्कुल ये चीजें सामने आनी जरूरी है ताकि आज जिस तरह से हम चीजों को देख रहे हैं आज के दौर में जो हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, शिक्षित हों, तो जब तक वो अपना इतिहास नहीं जानेंगी कि हमारे इतिहास में किस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए काम किया है, तब तक शायद उन्हें वो प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। डॉक्टर अवधेश रानी बाबा जी से हम बात करेंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज के संदर्भ में आपको क्या लगता है कि वो तो एक विपरीत परिस्थिति थी, आजादी का संघर्ष था, जबकि जो औरतें जो है वो घर से बाहर निकली और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे संघर्ष करना है, लेकिन आज के दौर में आपको क्या लगता है कि महिलाएं जो है क्या उसी गति से उनकी जो है वो प्रगति हो रही है या कहीं कोई एक ऐसा जो एक फोर्स होता है जो वो उसकी कमी है? देखिए, जब हम लोग आज़ादी की बात कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ एक था लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये था कि हमको अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है और उसके लिए हमको तैयार होना है। आज जो है हमारा लक्ष्य बदल गया है। हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो उतने ऑनेस्ट नहीं है जितने जैसे कि पहले के लोग थे। अब बात तो करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन जब वेमेन अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती है तो बंद करवा देते हैं। तो आज तो ज्यादा हमको मेहनत करनी चाहिए क्योंकि पहले तो हमने दुश्मन से लड़ाई की थी, आज हमको अपने आप से लड़ना है। सबसे हमारे आदमियों के साथ हमको लड़ना है कि तुम गलत हो। ये बहुत मुश्किल काम है और लेकिन जब तक के इत्तेहाद ना हो, अब हम ये ना सोचें कि वो औरत मुसलमान है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि ईसाई सिख है, इससे नहीं है। जैसे शाहीन बाग में अभी बताया देखा आप लोगों ने कि किस तरह सब लोगों ने बैठ के, इसी तरह के हमको अब एहतजाज करना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने तौर पर जो भी, जैसे अब हम रिटायर हो गए हैं तो हम बेकार बैठने के बदले में वो जो बच्चे होते हैं इधर उधर फिरने वाले, उनको बिठाकर कुछ पढ़ा दें ताकि उनकी बेदारी हो जाए। ये बिना ये सोचे कि साहब हम किसी खास कौम के लिए या मिल्लत के लिए कर रहे हैं, ये ना करें। सिर्फ ये सोच के करें कि हम अपने पूरे कौम के लिए कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। मेरी ऐसी सोच है, शायद मैं गलत हूँ, ये सही हूँ, मैं नहीं जानती, लेकिन आज का दौर जो है हमारे पुराने संघर्ष के दौर से ज्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल दौर हो गया है। जी नासजगर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं महिलाओं के आगे बढ़ने में, और अभी वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें अभी एक तरह से एड्रेस करने की जरूरत है, और खासतौर से अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो अभी क्या चैलेंजेस आपको नजर आते हैं? जी देखिए, जैसे एक तो जैसे अभी बाबा जी ने कहा कि मैं उससे बहुत एग्री करती हूँ कि हमें ये मेंटेलिटी छोड़नी चाहिए कि हमें मिल्लत के लिए कुछ काम करना है। मिल्लत सारी दुनिया है और सारी सोसाइटी है, हमें इस मेंटेलिटी से चलना चाहिए। भाई अगर 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 कोई तबका कमज़ोर है, वो चाहे किसी मज़हब का हो, किसी फ़िरक़े का हो, तो हम अगर चाहेंगे हमारे राइट्स के लिए कोई बोले और हम उनके राइट्स के लिए ना बोलें, अगर किसी दूसरे के साथ इनजस्टिस हो रहा है हम उसके लिए ना बोलें, लेकिन जब मेरे साथ हो तो कोई बोले, तो ये तो नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबकी लड़ाई लड़नी है। जी डॉक्टर फिरदौस, आपसे हम अब इसको वाइंड अप करेंगे जल्दी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे का रास्ता जो है वो किस तरह देखती हैं आप?
आगे के रास्ते के लिए फिर हम नाज मैडम के ही रास्ते पे चलना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने अभी एक और मतलब एक पॉइंट दिया कि लीगल पर्सपेक्टिव में जो बात की, शरिया की बात करी, और जो अभी खास तौर से रिसेंटली जो देखा गया मुस्लिम वीमेन को लेकर जो डिबेट हुई, तो आगे का रास्ता तय करना है मुस्लिम वीमेन को मेन स्ट्रीम के साथ, जो वैसे तो ऑलरेडी है मेन स्ट्रीम में, जाहिर सी बात है कि मुस्लिम औरत भी है जिस तरीके से दूसरी औरतें, लेकिन जो उनको अदरनेस की कैटेगरी में हम करके देखते हैं, जो अदर वीमेन की जो सारे इश्यूज हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं, सारी सो कॉल्ड बैकवर्ड, एक ऑप्रेस, दबी कुचली मुस्लिम औरतें, ये एटीट्यूड हमें छोड़ने की जरूरत है। हमें भी मुस्लिम औरतों को उसी तरीके से देखना है जैसे हम अपने दूसरे काउंटर पार्ट को देखते हैं। मुस्लिम औरत भी एक औरत है जिस तरीके से दूसरी औरतें, जिस तरीके से दूसरी औरतों के मुद्दे हैं उसी तरीके से मुस्लिम औरतों के भी मुद्दे। मुस्लिम और हिंदू औरतें एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे की तस्वीर है सोशल सिस्टम दोनों का। अपर कास्ट मुस्लिम औरत, अपर कास्ट हिंदू औरत, लोअर कास्ट मुस्लिम औरत, लोअर कास्ट हिंदू औरत, दोनों के मुद्दे सेम है, दोनों का सोचने और समझने का तरीका रहन सहन का तरीका सेम है। तो हमें गिव अप करने की है, मुस्लिम्स को एक अदर कैटेगरी में देखने की जरूरत है कि मुस्लिम औरतों के असली मुद्दों को पहचानने की, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। मेरा ऐसा ख्याल है कि हमको ये बताना चाहिए कि हर मजहब में आज़ादी है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्योंकि इस्लाम में जो बीबी खतीजा से लेके आपको बसरा तक मिलता है कि औरतों ने किया है। इधर जो है आपको गार्गी से लेके हमारे पास द्रौपदी ने भी महाभारत रचा दी। तो हमको आज वो मजहब बताना है कि देखिए मजहब ने औरत को पीछे नहीं छोड़ा है, हमको मजहब ने बहुत आगे बढ़ाया है और हमारे सामने बहुत कुछ है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप सबने हमें समय दिया और हम आगे भी अन्य मुद्दों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया।